नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। हम जो बात कर रहे थे आपके लेसन नंबर 12 के बारे में, तो हम 2 पार्ट कर चुके थे। आज हम इसका थर्ड और लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, हम बात कर चुके थे पिछले जो वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है जल संरक्षण एवं प्रबंधन के बारे में। जल संरक्षण, जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें उसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि अपने को पता है कि पृथ्वी के लगभग, जैसे पूरी पृथ्वी है उसके ऊपर 70% भाग पर क्या है, जल है। तो जो अपन क्या बात कर रहे थे 70% भाग पर क्या है, जल है। तो ये अपनी पृथ्वी है। आप इसके ऊपर देख सकते हो, ये जो आपको नीले वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा यहाँ पर क्या है, समुद्र है। आपको महासागर समुद्र है, यहाँ पर पानी पानी है। ये जो पीले वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अपनी भूमि है और बाकी 70% भाग पर क्या है, पानी पानी समुद्र है। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसके बाद देखते हैं, देखो पृथ्वी की सतह पर 70% भाग पर पानी है, फिर भी सिर्फ क्या है, सारा पानी समुद्र का पानी अपन पी थोड़ी सकते हैं, खराब होता है, लवणीय होता है। ठीक है, तो कितना पानी पीने के लिए उपयोगी है या मानव के लिए उपयोगी है, सिर्फ 2.5%। जितना पानी, ये टोटल पानी है, अगर इसको 100% माने सारा का सारा पानी का सिर्फ मात्र 2.5% ही बात करें, 2.5% ही क्या है, सिर्फ मानव के लिए उपयोगी है, बाकी उपयोगी नहीं है। लवणीय पानी इसको अपन उपयोग नहीं कर सकते। तो देखो बहुत कम पानी है, तो इसको अपने क्या है, संरक्षण यानी बचाना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं इसका कारण क्या है, पानी खराब करने का यानी पानी दूषित करने का। तो देखते हैं जल स्रोतों का प्रदूषण। जल स्रोतों को क्या करते हैं, प्रदूषण कर देते हैं, खराब, उसके अंदर गंदा पानी मिला देते हैं, जैसे नदियों में, इनमें गंदा पानी मिला देते हैं, तो वो हो गया। भूजल का अतिदोहन, भूजल यानी भूमि के अंदर जो जल है, भूजल का मतलब होता है भूमि के अंदर का जल, उसका अतिदोहन। अतिदोहन मतलब आजकल ट्यूबवेल से खेती करते हैं, तो ये अतिदोहन, बहुत ज्यादा पानी का उपयोग कर रहे हैं। हर जगह लोगों ने ट्यूबवेल का यूज करने से पानी जमीन के अंदर कम हो गया है। जल की आर्थिक मांग, आर्थिक मांग मतलब आर्थिक कार्यों के लिए भी जल का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। उसके बाद है मानसून की अनिश्चितता। मानसून अब देखते हैं बार बार चेंज होता रहता है, कभी मानसून में बरसात होती है, कभी नहीं होती है, कभी मानसून आगे पीछे, ऐसे होता रहता है बदलाव। तो इसके कारण भी क्या होता है, जल की, मनुष्य के सामने जल का संकट पैदा हो गया है। तो यानी जल की बहुत सारी समस्याएं आ रही है। अगर पानी 2.5% पानी अपन खराब कर देंगे, तो फिर अपन उपयोग में क्या लेंगे, पिएंगे क्या, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो देखो अब अपने क्या है, जल संरक्षण एवं प्रबंधन के 3 सिद्धांत है अपने पास, कैसे जल को संरक्षित और उसका प्रबंधन कर सकते हैं। तो ये 3 सिद्धांत अपने को ध्यान रखेंगे तो अपन जल को संरक्षित कर सकते हैं। सबसे पहला, जल की उपलब्धता बनाए रखना। जितना जल स्वच्छ है तो उसको स्वच्छ ही बनाए रखना, खराब नहीं करना, सही तरीके से उपयोग करना। दूसरा है, जल को प्रदूषित होने से बचाना। जल को प्रदूषित होने से प्रदूषित मत करना, कचरा वगैरह उसके अंदर नहीं मिलाना, जैसे है वैसा का वैसा रहना। और तीसरा भाग है, प्रदूषित जल को स्वच्छ करना। अगर मान लो जल प्रदूषित हो गया है, जैसे अपन घर में कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए और इनमें काम में लेते हैं, तो जल जो प्रदूषित हो जाता है, खराब हो जाता है, तो इसको फिल्टर करके यानी वापस स्वच्छ किया जा सकता है, उनका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि जल एक ऐसा है जो चक्र चलता रहता है, वापस उसको स्वच्छ करो, वो काम में ले लो, फिर वापस प्रदूषित हुआ, तो ऐसे लगातार चलता रहता है। तो इसका अपन तीनों सिद्धांतों का ध्यान रखेंगे तो अपन जल का प्रबंधन एवं संरक्षण कर सकते हैं। तो आपको पेपर में यहाँ प्रश्न बन सकता है, जल संरक्षण एवं प्रबंधन के 3 सिद्धांत लिखिए, तो अपन ये को तीनों सिद्धांत लिखने हैं। इसके बाद देखते हैं अपन जल संरक्षण और जल को बचाने की क्या क्या उपाय कर सकते हैं। जल यानी जल संरक्षण और प्रबंधन को बचाने के उपाय देखते हैं। सबसे पहला है, जल को बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा घोषित कर देनी चाहिए। जल को एक बहुमूल्य संपदा घोषित कर दी जानी चाहिए, जिससे क्या होगा, जल एक बहुमूल्य संपदा हो जाएगी और जल को बचा सकते हैं। वर्षा का जल का संग्रहण करना चाहिए। जो बरसात का जल होता है उसका संग्रहण करना चाहिए, बरसात के जल को इकट्ठा करके काम में लेना चाहिए। उसके बाद है, भूमिगत जल का अतिदोहन नहीं करना चाहिए। भूमि के अंदर जल है, वो ट्यूबवेल से, ऋण से काम में लेते हैं, तो अतिदोहन यानी बहुत ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, सीमित तक ही उपयोग करना चाहिए। उसके बाद है, घरेलू उपयोग में जल बर्बादी को रोकना चाहिए। यानी घरों के अंदर जो जल बर्बाद करते हैं अपन, नहाने के लिए शॉवर का यूज करते हैं, तो उसके लिए बाल्टी में पानी डालकर कम उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे बहुत सारे उपयोग हैं जिससे पानी को घरों में भी बचा सकते हैं। उसके बाद जल का पुनर्चक्रण कर काम में लेना चाहिए। यानी जल को, प्रदूषित जल को वापस साफ करके उसको स्वच्छ करके दोबारा से काम में लेना चाहिए। उसके बाद है,
बाढ़ नियंत्रण के लिए नदियों को जोड़ा जाना चाहिए, यानी कई इलाके हैं जहां बाढ़ ज्यादा आती है तो उनको नदियों से जोड़ देना चाहिए और नदियों को आपस में जोड़कर भी जल संरक्षित किया जा सकता है। उसके बाद है जल को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, यानी जल को प्रदूषित होने से जहां तक बचा सके बचाना चाहिए। उसके बाद है लास्ट में सिंचाई फुहारा विधि और बूंद बूंद या टपकन विधि से ही की जानी चाहिए, यानी अपन पानी देखते हैं नहरों से, इनसे सीधा क्या करते हैं खेतों में लगाते हैं तो उससे पानी क्या होता है ज्यादा बर्बाद होता है। उसकी वजह अपन फुहारा से पानी को बचा सकते हैं और उससे भी अच्छी है एक किस्म बूंद बूंद सिंचाई, जिसके अंदर सीधी पेड़ों के जड़ों में ही पानी जाता है और बाकी खाली जगह में पानी नहीं बर्बाद होता है। तो ये भी एक अच्छी विधि है जिससे अपन पानी को संरक्षित कर सकते हैं। तो यह है पानी को संरक्षण के उपाय, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन समाकलित जल संभर प्रबंधन। देखो समाकलित जल संभर प्रबंधन क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जहां पानी बहते हुए पानी को रोककर विभिन्न कार्यों के लिए काम में लिया जाता है, यानी कोई पानी बह रहा है उनको रोककर अलग अलग कार्यों के लिए काम में लेना ही क्या कहलाता है जल संभर प्रबंधन। देखो जल संभर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसका जल एक बिंदु की ओर प्रवाहित होता है, अपन कह रहे हैं प्रवाहित होता है, यानी दूर से पानी बहता हुआ आ रहा है एक बिंदु की तरफ, यानी ये बात करें इधर से भी पानी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से, तो बहते हुए पानी एक बिंदु की तरफ सारा का सारा प्रवाहित हो रहा है। और यह सहायक नदी का बेसिन होता है। सहायक नदियों का क्या होता है बेसिन होता है, मतलब बाकी सारी की सारी नदियां आके इसके अंदर गिरती है। मान लो ये एक बड़ा सा पानी बना हुआ है, इसमें अंदर इधर से भी पानी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है और इधर से भी पानी आ रहा है, तो ये है नदियों का बेसिन, मतलब वहां बहुत सारी नदियां मिलती हैं तो उसको कहते हैं नदियों का बेसिन। दूसरा है जल संभर प्रबंधन में मिट्टी और आर्द्रता का संरक्षण किया जाता है। मिट्टी की आर्द्रता का संरक्षण यानी मिट्टी की नमी बनाए रहता है। बाढ़ नियंत्रित किया जाता है, यानी बाढ़ से अगर मान लो आ रही है तो वहां से जल संग्रहण, वृक्षारोपण, उद्यान चारागाह विकास, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम शामिल है। इन कार्यक्रमों के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे बाढ़ नियंत्रित, अगर मान लो कई इलाकों में बाढ़ आ रही है तो उसके पानी का उपयोग दूसरे काम में लेना। जल संग्रहण, वृक्षारोपण, पेड़ों को लगाकर, उद्यान चारागाह, इनके लिए काम में लिया जाता है। समाकलित जल प्रबंधन भारत में कृषि किसके लिए किया जाता है, कृषि, ग्रामीण विकास और पर्यावरण वन मंत्रालय के सहयोग से संचालित होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक जगह इसको चला सकता है, उसमें खेती भी, कृषि के लिए भी और ग्रामीण विकास, गांव के विकास तथा पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसका चलाया जाता है। गांव के विकास के लिए, कृषि के लिए, और चलाया किसके द्वारा जाता है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। तो ये था समाकलित जल प्रबंधन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं वर्षा जल संग्रहण की। वर्षा का जल संग्रहण करना यानी इकट्ठा करना, उसको सीधा काम में ले सकते हैं। और वर्षा का संग्रहण का सबसे देखो क्या होता है, वर्षा जल संग्रहण भूमिगत जल का पुनर्ग्रहण करता है। जो अपन भूमि का जल काम में ले रहे हैं, जैसे फुहारा सिस्टम में सिंचाई करते हैं कुएं से, इनसे, तो इनका काम लेने के बाद में वापस उसको जमीन के अंदर पानी भेजने के लिए काम करते हैं। तो देखो उसके बाद राजस्थान के जल संग्रहण की बहुत सारी विधियां हैं। अपन पुराने जमाने की देखते हैं, बहुत सारी विधियां अपने राजस्थान के अंदर है, जैसे वर्षा का जल इकट्ठा करते थे और काम में लेते थे। तो इसके अंदर देखो कुछ मुख्य है, आपको बुक में दिए हुए, वो बात करते हैं। सबसे पहले खड़ीन। खड़ीन क्या होता है, मिट्टी का बना होता था, ढलान के अंदर मिट्टी का बना होता था, मिट्टी से बना अस्थायी तालाब होता था, कुछ समय के लिए रहता था। ढलान वाली जगह पर, जैसे मान लो एक तो सीधी जगह होती है, ये ऐसे नहीं, ये तिरछी जगह ढलान वाली जगह बनाया जाता था। और कहां बनाया जाता था, सबसे नीचे वाले हिस्से में यहां बनाया जाता था, ताकि बरसात का पानी इकट्ठा हो जाए। इसमें क्या होता था, दो तरफ तो कच्ची दीवार करते हैं, मिट्टी की दीवार, और एक तरफ पत्थर की दीवार करते हैं। सामने जैसे पत्थर की दीवार हो गई और बाकी दोनों साइड क्या होगी, मिट्टी की दीवार, और इधर से पानी आ सकता है। तो इसको बाद में जब ये सूख जाता था तो इसके अंदर क्या कर लेते थे, खेती भी कर लेते हैं। उसके बाद है तालाब। तालाब क्या होता है, ये राजस्थान की प्राचीन विधि है। तालाब को आप सबको ही पता ही होगा, राजस्थान के प्राचीन विधि है, ठीक है। इसकी तालाब की तलहटी में, यानी तालाब होता है उसके बीचों बीच में क्या बनाते हैं, जैसे ये तालाब है मान लो, इसके बीचों बीच में एक कुआं बना देते हैं जिसे बेरी कहते हैं, ठीक है। और तालाब में आपको पता है गांव के पास में नहाने के लिए और इनके लिए बनाया जाता था। पुराने जमाने में पुरुषों के लिए अलग होता है और महिलाओं के लिए अलग बनाया जाता है। उसके बाद है झील। ये सबसे प्राचीन है, पानी अपने आप इकट्ठा होता है। देखो झील होती है प्राकृतिक भी, अपने आप भी बनी हुई बहुत सारी झीलें हैं राजस्थान के अंदर, और कुछ है जो
मानव द्वारा यानी कृत्रिम रूप से बनाई भी गई है झील, ठीक है। तो इनसे होता है, इसमें जल से देखो झील बहुत बड़ी होती है, आपको पता है, जिससे क्या होता है आसपास पानी जमीन के अंदर जाता रहता है, तो जिससे क्या होता है कुआं में, बावड़ी में और कुंड में जल का स्तर बढ़ता है, अपने आप जल का स्तर बढ़ता रहता है। नीचे से पानी जमीन के अंदर, लेवल बढ़ेगा नीचे का जमीन के अंदर का, तो पानी ऊपर रहेगा। ये हो गया। उसके बाद है बावड़ी। यह जल संचय की पुरानी विधि है। बावड़ी देखो, आपने देखा होगा बावड़ी का चित्र, नहीं तो आपको ये स्क्रीन में साइड में दिखाई दे रहा है, ये बावड़ी का चित्र है। आपके साइड में देख रहे हैं जैसे सीढ़ियां बहुत सारी बनी हुई होती हैं, और ये राजस्थान की एक कलाकृतियां हैं, मतलब लोग इसको स्पेशल देखने के लिए आते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है उतरने के लिए साइड में सीढ़ियां होती है। उसके बाद टोबा। टोबा क्या होता है, नाड़ी के आकार का ही होता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है नाड़ी से गहरा होता है टोबा। ये भी जल संग्रहण की एक विधि है। टोबा जो होता तो नाड़ी के आकार का है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है थोड़ा उससे गहरा होता है। तो ये थी राजस्थान की जल संग्रहण की विधियां। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। जल संरक्षण के बाद में अब देखते हैं अपन कोयला एवं पेट्रोलियम संरक्षण। कोयला और पेट्रोलियम संरक्षण ये भी क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय का मतलब एक बार समाप्त हो गए तो दोबारा नहीं बना सकते, तो इसका भी संरक्षण क्या है, अति आवश्यक है। तो देखो अपन बात करते हैं सबसे पहले कोयले की। तो कोयला क्या है, उच्च ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। कोयले के अंदर बहुत ऊर्जा होती है, अपने को पता है, और इसमें क्या होता है 35 से 40% ऊर्जा इसी से प्राप्त होती है। अपने जो ऊर्जा पृथ्वी पर प्राप्त हो रही है उसका 35 से 40% कोयले से प्राप्त होती है। ये देखो कोयले की उत्पत्ति कैसे हुई, आपसे पूछे कोयले की उत्पत्ति, तो करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ, इस पृथ्वी पर उथल पुथल हुआ और पेड़ पौधे जमीन के अंदर धस गए, जमीन के अंदर ही दब गए। फिर क्या हुआ, ये करोड़ों वर्ष ऊपर मिट्टी का दाब लगा और अंदर बहुत सारे, आपको पता है पृथ्वी गर्म है, तो गर्मी के कारण बहुत ज्यादा अधिक ताप के कारण और दाब के कारण ये लकड़ियां, ये पेड़ पौधे या वनस्पति किसके अंदर बदल गए, कोयले के अंदर। तो इसको बदलने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं, तो इससे कोयले का निर्माण हुआ। उसके बाद कोयले के मुख्य तत्व कौन सा पाया जाता है, कार्बन और उसके यौगिक। अब कार्बन की कितनी मात्रा के आधार पर, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 भागों में बांटा गया है। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, यानी उसमें कार्बन के कितनी मात्रा है, एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट सबसे सर्वोत्तम कोयला होता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है। इसके अंदर 94 से 98% तक कार्बन होता है, तो ये सबसे सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा प्रकार है कोयले का। दूसरा है बिटुमिन, जिसमें 78 से 86%, लिग्नाइट में 28 से 30%, और सबसे कहते हैं खराब किस्म का कोयला होता है पीट, सिर्फ 27% इसमें कार्बन होता है, बाकी दूसरे तत्व होते हैं। तो ये थे कार्बन के 4 प्रकार। इसके बाद देखो, अगर कार्बन को वायु की अनुपस्थिति में, यानी बिना वायु, जहां पर हवा नहीं हो, वहां पर कार्बन को कोयले को गर्म करें, कितने 1000 से लेकर 1400 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म करें, तो क्या हो जाता है, वो किससे, कोल तार, कोल गैस या अमोनिया प्राप्त होती है। ये चीजें उसको, कोयले को इतने ताप पर गर्म करने से ये तीनों चीजें प्राप्त होती हैं। और ये तो गर्म करने की विधि है, कोयले को वायु की अनुपस्थिति में 1000 से लेकर 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने की जो विधि होती है वो कहलाती है भंजक आसवन। क्या कहलाती है, भंजक आसवन कहते हैं उसको। तो पेपर में 1 नंबर की परिभाषा या प्रश्न ऐसे बन सकता है, भंजक आसवन, कोयले का भंजक आसवन किसे कहते हैं, तो ये भंजक आसवन होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। कोयले के बाद में देखते हैं पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल से नहीं है, सारे पदार्थ है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह सभी आते हैं इसके अंदर। तो इसकी भी उत्पत्ति कैसे हुई, तो वही बात है, लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ, पृथ्वी पर उथल पुथल हुआ। कोयला तो क्या हुआ, पेड़ पौधों के दबने से, और ये वनस्पति, ये किसके, जीव जंतुओं के नीचे दबने से पेट्रोल और डीजल का निर्माण हुआ, यानी पेट्रोलियम पदार्थों का। लाखों वर्ष पूर्व जीव जंतुओं के भूमि में दबने तथा उस ताप और दाब से कारण इसकी उत्पत्ति हुई या निर्माण हुआ। पेट्रोलियम को प्रभावी आसवन विधि द्वारा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, वैसलीन, स्नेक प्राप्त किए जाते हैं। देखो प्रभावी आसवन विधि क्या होती है, पहले ये देख लेते हैं। इस विधि से पेट्रोल का शुद्धिकरण भी किया जाता है, ध्यान रखना। विधि का नाम याद रखेंगे, पेट्रोल का शुद्धिकरण किससे होता है, प्रभावी आसवन विधि। प्रभावी आसवन विधि में क्या होता है, जो कच्चा तेल होता है पेट्रोलियम, उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होता है, इन सबका, जैसे पेट्रोल हो गया,
डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, इनका ताप क्या होता है, वाष्प में बदलने का अलग अलग होता है। जैसे पानी को गर्म करते हैं तो वाष्प में बदलता है, तो इनका भी ताप अलग अलग होता है। तो जैसे ही गर्म करते हैं तो पहले सबसे पहले पेट्रोल वाष्प में बदलता है, उसको वापस ठंडा करके पेट्रोल बना लेते हैं, उसको अलग कर लेते हैं। फिर और गर्म करते हैं तो दूसरा डीजल, डीजल क्या करता है, वाष्प में बदलता है, फिर उसको ठंडा कर लेते हैं और डीजल अलग। ऐसे केरोसिन, सबसे पहले जैसे प्राकृतिक गैस बनती है उसकी वैसलीन, स्नेक तेल का मतलब होता है जो ऑयल वगैरह पर काम में लेते हैं गाड़ियों में, इनमें वो होता है। तो इससे अलग अलग तीनों चारों पांचों जो भी है अलग कर लेते हैं। पेट्रोलियम अनवीकरणीय, मतलब इसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, और सीमित संसाधन है। सीमित मतलब इनकी मात्रा क्या है, सीमित है, एक ना एक दिन समाप्त होने वाले हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं काफी चर्चा में बायोडीजल। बायोडीजल क्या होता है, ये एक क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, दोबारा से उपयोग कर सकते हैं। देखो परंपरागत डीजल इंजनों को बिना परिवर्तन किए चला सकते हैं, यानी अभी जो गाड़ियां चल रही है अपनी डीजल वाली, उसको इंजन में कोई परिवर्तन नहीं करना है, सीधा ही बायोडीजल डालो और उससे भी चल जाएगी। तो ये क्या है, एक अच्छा उदाहरण है इसका, क्योंकि अगर मान लो इसका ऐसा नहीं होता तो सारी सारी गाड़ियां बदलनी पड़ती। तो ये भी एक है, सीधा बिना कोई परिवर्तन के चला सकते हैं। ये जैव न्यूनीकरणीय है। जैव न्यूनीकरणीय का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म जीव इनका अपघटन कर देते हैं, वापस मिट्टी में मिला देते हैं, और पर्यावरण हितैषी, पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता है। उसके बाद राजस्थान सरकार ने, तब देखो ये बहुत अच्छा है, तो लोग अभी भी पेट्रोल डीजल का ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसका प्रोत्साहन करने के लिए क्या किया है, सरकार ने एक योजना चलाई है जिसको बायोफ्यूल मिशन या बायोफ्यूल अथॉरिटी का गठन किया गया है। इसको प्रोत्साहन देने के लिए क्या, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका यूज करें, तो इसके लिए ये दिया गया है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है, देखो सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है जो अपने संसाधन है, यानी सभी संसाधनों का प्रयोग क्या करना चाहिए, सीमित करना चाहिए, जितनी आवश्यकता उतना ही करना चाहिए, अत्यधिक नहीं करना चाहिए। जिससे क्या है, अपन तो उपयोग कर ही रहे हैं, इसके बाद आने वाली आगे वाली पीढ़ियां भी उनका उपयोग कर सकें, इसका मतलब होता है सतत पोषणीय विकास। इसके बाद देखो प्राकृतिक संसाधनों के जन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की जन भागीदारी, यानी प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए लोगों ने क्या क्या भागीदारियां निभाई है, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो कुछ घटनाएं हैं जिसको अपन देखते हैं। सबसे पहले चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कहां से शुरू हुआ था, देखो सर 1973 के अंदर। तो इसमें सबसे पहले है चिपको आंदोलन। ये कहां हुआ था, जयपुर के खेजड़ली गांव में। जयपुर के खेजड़ली गांव की घटना है ये। सन 1730 ईस्वी में क्या हुआ कि राजा को महल में लकड़ियों की आवश्यकता थी, तो उसके पास में ही था ये खेजड़ली गांव। तो वहां खेजड़ी के पेड़ बहुत ज्यादा थे, तो वहां के सेवकों ने क्या किया, पेड़ वहां से काटने शुरू कर दिए। तो वहां के गांव के लोगों को पता चला, तो सबसे पहले अमृता देवी नाम की जो महिला थी, उसने पेड़ बचाने के लिए उनसे आग्रह किया कि पेड़ मत काटो, ये हमारे प्रकृति के संरक्षक हैं। तो लोगों ने, उनके जो सेवक थे, उन्होंने माना नहीं और उन्होंने कहा कि हम तो पेड़ काटेंगे। तो उसने बचाने के लिए क्या किया, खुद वहां पेड़ों से लिपट गए, और उनके साथ में उसकी अमृता देवी की 3 बेटियां भी थी, लेकिन लोगों ने उसको उसके साथ में ही काट दिया। तो ऐसे करके कुल मिलाकर वहां पर 363 लोगों को पेड़ों के साथ में ही काट दिया लकड़ी ले जाने के लिए। तो ये एक घटना है कि लोगों ने अपने प्राण तक दे दिए, प्राण की आहुति तक दे दी पर्यावरण को, यानी वृक्षों को बचाने के लिए। तो ये एक बहुत ही बड़ी घटना है, इसका आप देख लें, पेपर के आने की चांसेस है। उसके बाद सन 1973 में किसी तरह का एक और चिपको आंदोलन महिलाओं द्वारा चलाया गया था उत्तराखंड के अंदर, जहां क्या है, एक 8 वर्षों तक चला था ये संघर्ष, और किसके आग्रह में, सुंदरलाल बहुगुणा के इसको आगे बढ़ाया था। ये 8 वर्षों तक चला। उसके बाद में सरकार ने कानून बना दिया कि जो 1000 मीटर से ऊंचाई के पौधे हैं उनको काटना कानूनी अपराध कर दिया कि 1000 से, जैसे पहाड़ी के रूम के ऊपर पेपर जो पेड़ होते हैं उनको काटने पर प्रतिबंध लगा दिया जिनकी ऊंचाई 1000 से अधिक है। और फिर इसी प्रकार का एक और आंदोलन चलाया गया था कर्नाटक के अंदर, जिसका नाम है एपीको। कर्नाटक के अंदर चलाया गया था एपीको। ये कन्नड़ भाषा का शब्द है, इसका भी मतलब क्या होता है, हिंदी में मतलब होता है चिपकना। तो ये भी चिपको आंदोलन से रिलेटेड ही नाम रखा गया था। उसके बाद अपन बात करें राजस्थान का कल्प वृक्ष या राज्य वृक्ष किसे कहते हैं, जो 1983 में घोषित किया गया था, खेजड़ी, जिसको वैज्ञानिक नाम क्या है, ये अच्छी तरह याद रखना है। वैज्ञानिक नाम है
प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम अच्छी तरह याद रख लें कि ये पेपर में 1 नंबर में पूछ सकते हैं। और ये राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। तो ये था अपना 12वां पार्ट। तो ये यहाँ इतना ही था लेसन, तो ये कंप्लीट हो गया। अब एक महत्वपूर्ण बात आप सभी के लिए, आप चाहते हैं यदि अगर आपको मैथ भी यानी गणित भी करवाई जाए ऑनलाइन, तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोग भेजेंगे हाँ, तो आपको गणित भी ऑनलाइन करवा दी जाएगी। और ये लिख के भेजें कि आपको कौन सी प्रश्नावली करनी है। तो सबसे ज्यादा जिस प्रश्नावली पर कमेंट आएंगे हम उसको मैथ को भी स्टार्ट कर देंगे, आपके गणित को भी स्टार्ट कर देंगे विज्ञान के साथ साथ। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपका। तो गणित और विज्ञान लगातार आपके चलते रहेंगे। तो आप अगर कमेंट करेंगे तो आपको ये गणित भी यहाँ पर उपलब्ध करी दी जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। और अभी भी फिर से आपको कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में शेयर करें और बताएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। जैसे कि आपकी परीक्षा में बहुत कम समय रह गया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में जा पाएं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो दूर गांव में रहने वाले, खेतों में रहने वाले हैं, तो वो भी इसका फायदा उठा सके। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। धन्यवाद।